शिक्षा। तो राष्ट्र के विकास के लिए जो शिक्षा के ऊपर जो काम किया गया था, वो पहले हमारा देश आजाद होने के बाद स्टार्टिंग में 1948 से 49 और 52 से 53 में पहले 2 आयोग बने थे, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। जो हमारे पहले थे माध्यमिक शिक्षा को लेके था, और दूसरा था हमारा उच्च शिक्षा को लेके राधा कृष्ण आयोग और मुदालिया आयोग। तो इन दोनों आयोग में जो हमने डिस्कस किया, उससे हमें पता चला कि देश आजाद होने के बाद हमारे देश में, भारत देश में शिक्षा में क्या क्या कमियां थी, उसको कैसे सुधारा जाए। पहले हमने माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात की थी और फिर उच्च शिक्षा के बारे में। लेकिन इसमें एक आपको याद होगा, इसमें एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अनुदान आयोग के नाम से एक आयोग की स्थापना की बात की गई थी। कौन से आयोग में? उच्च शिक्षा आयोग में, यानी कि मुदालियर आयोग में बात की गई थी कि अनुदान आयोग एक बनाया जाए जो शिक्षा से संबंधित कार्य करे। तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था कोठारी, DS कोठारी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर सरकार के द्वारा 1964 में जो DS कोठारी जो अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, उनको ही ये बोला गया कि आपकी अध्यक्षता में एक और आयोग की स्थापना कर रहे हैं, जो सिर्फ हमें सुझाव देगा कि भारत में किसके ऊपर काम करना है, क्या कौन से क्षेत्र में हमें और काम करने की जरूरत है, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, उसके उत्पादन में वृद्धि हो, उसकी सामाजिक आर्थिक जो क्षेत्र है उनमें विकास हो, इसके लिए गरीबी को दूर किया जाए। इसके 5 उद्देश्य जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो इसमें हम बाद में बात करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया कि जो 5 उद्देश्य थे, एक वो पहला शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि के लिए इन्होंने बोला था। इस कोठारी आयोग के मुख्य उद्देश्य रहे हैं 5, जो ये थे कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। दूसरा था शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, यानी कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार हम सामाजिक और राष्ट्र में एकता और उसमें विकास बनाए रख सकते हैं। शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, प्रजातंत्र देश आजाद होने के बाद हमारा जो संविधान था वो प्रजातांत्रिक था, तो उसको कैसे सुदृढ़ बनाया रखा जाए, इसको भी, ये भी एक उद्देश्य था कोठारी आयोग का। शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी, यानी कि किस प्रकार शिक्षा को आधुनिकीकरण से जोड़ा जाए, किस प्रकार उसको शिक्षा में वो सारी चीजें लेके आई जाए जिससे कि हमारे देश का विकास हो। शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण करना। राष्ट्र का विकास, देश का विकास कब होगा? जब हमारे देश में बच्चों के चरित्र का विकास होगा, और वो किसके द्वारा होगा? उनके सामाजिक और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके ही बच्चों के, व्यक्ति के चरित्र का विकास हो सकता है। तो देश में प्रजातंत्र, चरित्र का विकास, उत्पादन में वृद्धि, ये सारे उद्देश्य लेकर कोठारी आयोग का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कोठारी आयोग जो है वो कब से कब तक था। 1964 से 66 इसका समय है, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ये डेट आप याद रख सकते हैं। 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई, और इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करना था। यानी कि ये आयोग सिर्फ क्या करेगा? इसकी जांच करेगा कि हमारी शिक्षा में क्या कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और उसको जांच करके उसके सुझाव देना ही इसका मेन काम था। तो इस आयोग के जो सदस्य थे वो विदेशों के भी जो विशेषज्ञ थे वो भी इस आयोग के जो है सदस्य रहे हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि UK, USA, USR, यूनेस्को जैसे देशों के सदस्य भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, इसके सदस्य रहे हैं। ये विशेषज्ञ थे, जो भारत के विदेशों के जो विशेषज्ञ थे वो भी इस कमेटी के अध्यक्ष सदस्य रहे हैं। आयोग ने 19 जून 1966 को भारतीय शिक्षा प्रणाली रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कि 1964 में जो जुलाई में जो चीज उन्होंने ली थी, एक आयोग बनाया था, एक DS कोठारी उनके अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या है, 29 जून
1966 1966 को वो जो है रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करी थी। उन्होंने अपने सारे सुझाव जांच की थी। सबसे पहले उन्होंने अपने भारत में देखा कि शिक्षा प्रणाली कैसी है, उसमें क्या अगर ये शिक्षा प्रणाली ऐसी है तो उसमें क्या सुधार किए जाएं, क्या हम उसको सुझाव दे सकते हैं। तो 1966 तक उसने सारी चीजों को जांच करके अपने सुझाव लिखित रूप में अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिए थे। अब कोठारी आयोग के शिक्षा के सुधारों की जो सिफारिशें थी वो 1968 में राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनी। यानी कि जो आपका जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो लागू की गई थी, जिसको हम इसके बाद एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। 1968 में 1966 की जो सिफारिशें थी उन्हीं को लागू करने के लिए उसका निर्माण किया गया था, उसका आयोग को बनाया गया था। तो कोठारी शिक्षा आयोग की अब हम मुख्य सिफारिशों यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें कोठारी शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशों की हम बात करते हैं। तो इसने यानी कि मुख्य सिफारिशों से हमारा अभिप्राय यहाँ पे ये है कि कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ पे इसने काम किया, उसमें जांच की और जांच करके उन्होंने इसी क्षेत्र में सुधार करने के लिए कहा। वही जो जांच के बाद जो सुधार के लिए उन्हें कहा था वही इसकी सिफारिशें हैं। जैसे विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन से संबंधित सुझाव, यानी कि देश आजाद होने के बाद 1964 तक जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली थी उसमें कुछ कमियां थी जिनको सुधार के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे जो हमें डिटेल से इसमें आगे पढ़ेंगे। विद्यालय शिक्षा के निरीक्षण में से संबंधित सुझाव कि किस प्रकार विद्यालय शिक्षा हमारी सुचारू रूप से काम कर रही है या उसमें क्या और चीजें ऐड करनी है, क्या सुधार करना है, वो सारी चीजें उसको कैसा उसका निरीक्षण किया जाए, ये सारी चीजें इन सब पे उन्होंने क्या है अपने सुझाव दिए थे। शिक्षण विधि से संबंधित सुझाव, यानी कि जब जो एक प्रशिक्षण को छात्र अध्यापक को जो शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों में जो छात्र अध्यापक हैं वो कौन कौन सी विधि और अच्छे से यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो उन शिक्षण विधियों से संबंधित सुझाव भी इन्होंने दिए। विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव, समय समय पर जो हमारी शिक्षा की जो कमेटी है उनके द्वारा पाठ्यक्रम में भी और सुधार किया जाए, उससे संबंधित उन्होंने सुझाव दिए। शिक्षा के नियोजन से संबंधित सुझाव कि किस प्रकार उसकी योजना बनाई जाए शिक्षा को, और शिक्षा में समय समय पर उसमें परिवर्तन करके उसको व्यक्ति के विकास और समाज के विकास और उसके उत्पादन में वृद्धि, गरीबी को दूर करने के लिए, उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए क्या क्या उसमें और योजनाएं बनाई जाएं, ये भी इन्होंने सुझाव दिया। शिक्षा की संरचना की से संबंधित सुझाव कि इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, कि यानी कि अगर 10th क्लास तक 10वीं क्लास तक अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो कैसे उसको निम्न प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, फिर उसके बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कैसे कैसे इनको कितने कितने सालों में डिवाइड किया जाए। उसके बाद हायर एजुकेशन जो हमारी पीएचडी और रिसर्च है उसको कितने सालों में बांटा जाए। तो ये सारी शिक्षा की संरचना में आ जाती है कि शिक्षा का स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाए, वो भी इनके ऊपर भी इन्होंने अपने सुझाव दिए। इसके बाद आ जाता है शिक्षा के वित्त से संबंधित सुझाव। वित्त से संबंधित सुझाव यानी कि जब हम हमारे राज्य में या केंद्र के द्वारा जो विद्यालय स्थापित किए जाते हैं तो उनका खर्चा कौन देगा, और बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए और क्या क्या बच्चों को सुविधाएं दी गई हैं, और प्रशासन के द्वारा उसमें उनमें पढ़ाए जाने वाले अध्यापकों के लिए भी क्या क्या किस प्रकार सैलरी उनकी बढ़ाई जाए ताकि वो बच्चों से अच्छा बच्चों को अपना समय दे पाए। तो वो सारी वित्त संबंधी सुझाव भी इन्होंने आयोग ने समय समय पे दिए थे। शिक्षा में प्रशासन से संबंधित सुझाव, प्रशासन से संबंधित यानी कि यहाँ पे जो अध्यापक है उनके समय समय पर क्या परिवर्तन किया गया, उनके रहने के लिए उनकी सैलरी और उनके डीए वगैरह के में क्या परिवर्तन किया जाए। तो इस प्रकार उनके प्रशासन से संबंधित भी सुझाव इन्होंने सारे इसमें अपने आयोग में इसमें दिए थे। ये जो है मेन आपके 3, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने खुल के चर्चा की थी, अच्छे से विस्तार पूर्वक इन्होंने इनके बारे में बताया था। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी बन जाते हैं कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कोठारी आयोग के अंतर्गत वित्त संबंधी कौन से सुझाव थे।
या कोठारी आयोग से संबंधित जो है आपकी शिक्षा की संरचना से संबंधित मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी। 5 नंबर के यहाँ पे आपको मान लो 2 पार्ट की आपकी डिटेल पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे हमें हर पॉइंट्स को विस्तार से समझना है कि इस पॉइंट्स में क्या चीजें थी, कौन कौन से पॉइंट थे, यानी कि शिक्षा की संरचना में कितने भागों में बांटा था इसको, उनके क्या नाम थे, कितने साल के लिए इनको रखा गया था, तो वो सारी चीजें हमें इसमें विस्तार पूर्वक बतानी होगी। कोठारी आयोग को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास के लिए जो शिक्षा की जो मुख्य जो सुझाव थे वो क्या हैं, कौन से हैं। तो राष्ट्रीय विकास के लिए जो सुझाव हैं शिक्षा के 1964 और 66 में, ये सुझाव के रूप में जो उस समय के अनुदान आयोग के शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष DS कोठारी थे, उन्हीं को ही इस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर उनकी अध्यक्षता में ही ये जो मुख्य सिफारिशें थी ये निश्चित की गई थी, जो 1968 में इनको लागू किया गया था। अभी ये सिफारिशें सिर्फ जांच करके दी गई थी आयोग के द्वारा, और उनको लागू आगे 1968 के जो हमारा आयोग था, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, उसमें लागू करने की कोशिश की गई थी। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा इसकी मुख्य सिफारिशें बताई थी। अब मैं इस विस्तार पूर्वक आपकी सिफारिशों के बारे में हम बात करें तो कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिशें में सबसे पहले अगर उन्होंने काम किया तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो आप अभी अगर इसको देखेंगे तो ये आपको काफी रूप में आपको दिखाई देगा कि 2009 में भी हमारा ये इसके ऊपर काम किया गया, ये हमारा मौलिक अधिकार बन गया। लेकिन नहीं, हमें उस समय की सोच के आधार पे ही सोचना है कि 1964 के में लोगों की क्या सोच थी शिक्षा से संबंधित, और उस समय बच्चों को क्या माहौल मिला हुआ था, उस समय के समाज के हिसाब से, उस समय की मांग के हिसाब से कौन सी जो आयोग ने सुझाव और प्रस्ताव रखे थे, उनके ऊपर हम अपने विचार देंगे। तो एक बार के लिए हमें अभी के जो आपने अभी 1968, 86, 92 के जो आयोग थे, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, जो 2009 की थी, जो आपकी 2002 की थी, उन सभी को एक बार ध्यान में न रख के हमें सिर्फ उस समय का ध्यान रखना है जब 1964 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था। 1964 से पहले 2 ही आयोग आए थे जिन्होंने या तो एक आयोग ने बात की थी कि सिर्फ माध्यमिक शिक्षा के ऊपर कैसे काम किया जाए, एक ने बात की थी कि उच्च शिक्षा पे कैसे काम किया जाए। लेकिन जो कोठारी आयोग था उसने ये महसूस किया कि जब तक हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है, हमारी प्राथमिक शिक्षा हमारी जो जिससे कि बच्चे का बेस बनता है, वो शिक्षा अगर अनिवार्य नहीं की गई, अगर वो शिक्षा बच्चे को नहीं मिली, तो इससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता, न ही हमारा प्रजातांत्रिक जो सुदृढ़ता का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं हमारे उत्पादन की वृद्धि का जो उद्देश्य है, वो काफी सारे उद्देश्य जो हमारे थे वो अनिवार्य शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिससे कि हमारा देश विकास कर सकता है। तो इसने सबसे पहले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के ऊपर काफी जोर डाला, और जो सबसे पहले कोठारी आयोग अपने सिफारिशों में लेके आया था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए और इसको निःशुल्क कर दिया जाए, बिना पैसों के, यानी कि मुफ्त रूप में निःशुल्क किस प्रकार प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को दी जाए। अगर वो भारत देश के नागरिक जितने भी हैं सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर दी जाए। इसमें जैसे हम इसमें जो दे रखा है वो भी एक बार देख लेते हैं कि कोठारी आयोग शिक्षा सुधारों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत जो शिक्षा की पूर्ति के लिए जो सिफारिशें की, जिनका उद्देश्य क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इस प्रकार जो वांछनीय लक्ष्य के में भाग लेने के लिए स्कूलों ने नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखा। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने कहा कि एक विद्यालय की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो क्या है कि स्कूलों में बच्चों के नामांकन यानी उनके दाखिले ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ताकि जो उनका है जो हमारा जो एक लक्ष्य है कि हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो बच्चों को दे, वो पूरा किया जा सके। इसके बाद है शिक्षा के नियोजन से संबंधित सुझाव। यहाँ पे नियोजन का जो हमने पहले भी इस पॉइंट के बारे में मैंने बताया था, नियोजन में क्या है
कि किस प्रकार उसकी योजना बनाई जाए, केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के द्वारा कितना उसको सहयोग दिया जाए। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा का नियोजन में केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर अलग अलग किया जाए, यानी कि हर स्टेट, हर राज्य के द्वारा या सेंटर के द्वारा अलग अलग से इसके ऊपर काम किया जाए, और शिक्षा का नियोजन इस प्रकार से हो कि 7 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य व्यवस्था की जाए। यहाँ पे नियोजन में हम फिर से ये बात कहेंगे, इस पे ध्यान देंगे कि जो नियोजन जिसमें हम करने जा रहे हैं बच्चों के शिक्षा का, तो उसमें 7 से लेकर 14 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। फिर इसके बाद आ जाता है आपका उच्च शिक्षा का नियोजन प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकारों के द्वारा मिलकर किया जाए, यानी कि हायर एजुकेशन जो है, हमारी यूनिवर्सिटीज जो है हमारे जो राज्यों में खोली जाती हैं, तो वो जो यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकारों के द्वारा भी दिया जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो सेंटर भी देगी हायर एजुकेशन के लिए। उच्च शिक्षा नागरिकों को मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी उसमें कुछ अपना जो हिस्सा वो डाला जाएगा। स्थानीय निकायों एवं उच्च राज्य सरकार मिलकर विद्यालयी शिक्षा का नियोजन करें। यहाँ पे स्थानीय निकाय, यहाँ पे हमारे पंचायत, फिर तहसील, फिर इसके बाद आपका आ जाता है राज्य, तो यानी कि ये जो छोटी छोटे निकाय हैं कि प्रत्येक तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कितना, इन सब के द्वारा मिलके क्या किया जाए, राज्य उच्च शिक्षा के लिए इन सब योजना बनाई जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में, स्टेट के द्वारा अपने छोटे छोटे स्थानीय निकायों की हेल्प लेके ये निश्चित किया जाए कि हमारे कहाँ पे उच्च शिक्षा से संबंधित विद्यालय खोले जाएं, और हमारे राज्य में कितने विद्यालय हैं, हमें कितनी जरूरत है, हमें और केंद्र सरकार से कितनी सहायता चाहिए, वो सारा नियोजन, वो उस सब की उन सब का नियोजन सरकारों के द्वारा मिलकर किया जाए। ये क्या था, शिक्षा की नियोजन से संबंधित इन्होंने सुझाव रखे थे, किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके ही उच्च शिक्षा और जो है प्राथमिक शिक्षा दोनों के ऊपर काम करेंगे। तो इसके बाद शिक्षा की संरचना से संबंधित सुझाव है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अवधि 1 से 3, यानी कि संरचना, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि शिक्षा जो है हमारे कितने भागों में बांटी जाए। तो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि पहली से लेके, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में यहाँ पे हम देखेंगे पहली से 8वीं और इसके बाद 10वीं कक्षा तक की शिक्षा को कैसे बांटा जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 3 साल इसमें अवधि रखी गई कि यहाँ इसको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा मानेंगे। इसके बाद निम्न प्राथमिक शिक्षा अवधि ये हमारी हो गई 4 से 5 वर्ष, और यहाँ पे कक्षा में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष रखी गई। उस समय जो, अब हमारी आयु कुछ और होगी, लेकिन उस समय की बात करें तो उस समय बच्चे की जो आयु है मिनिमम कम से कम उसकी आयु मतलब 6 वर्ष से कम ना हो। इसके बाद स्नातक शिक्षा की अवधि 3 से 2 वर्ष की होगी, और इसके बाद आपका क्या है, अनुसंधान कार्य की अवधि 2 से 3 वर्ष होगी। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे आपका 8th क्लास तक की आपकी जो है उच्च और निम्न और उच्च प्राथमिक शिक्षा के रूप में 8वीं कक्षा तक आपका ये कार्यकाल बांटा गया था। उसके बाद आपकी स्नातक शिक्षा 10वीं तक आ जाती है, और उसके बाद आपकी जो है 2 साल की आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा, जिसको 2 भागों में बांटा, निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जो 2-2 साल की रखी गई। इसके बाद आपकी रिसर्च वगैरह आ जाती है। तो यानी कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर कर लिया है तो आपको रिसर्च के लिए भी वहां पे 2 साल और 3 साल की अवधि वहां पे रखी गई थी कि मिनिमम कम से कम 2 या 3 साल से पहले आप अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी क्या थी, शिक्षा का स्ट्रक्चर की कैसे कैसे इसको बांटा गया। इसके बाद आ जाता है आपका विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव, यानी कि उस समय का पाठ्यक्रम कैसा था, तो और उसमें क्या सुधार किया जाए जिससे कि हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी हो, हमारे उत्पादन में वृद्धि हो, गरीबी दूर हो, हमारे जो नागरिकों के चरित्र का निर्माण हो, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा हो। इस सब के लिए क्या है कि वहां का पाठ्यक्रम पे भी ध्यान दिया गया है कि पाठ्यक्रम कैसा हो। तो इसमें विद्यालय में पाठ्यक्रम का निर्माण बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर किया जाए,
यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो सबसे पहले हमारी जो मेन बेसिक शिक्षा है, जो अनिवार्य शिक्षा, जो बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य मानी गई है, उसको आधार माना गया। प्राथमिक शिक्षा सरल होनी चाहिए और इसका पाठ्यक्रम समस्त देश के लिए समान होना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया कि सरल होने के लिए क्या किया गया। सरल होने के लिए ये किया गया कि प्राथमिक शिक्षा को इसमें हम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा को स्थान दिया गया, और जो वहाँ पे इनमें जो पाठ्यक्रम में रखी गई जो कहानी कविताएं वो भी बच्चों के स्तर के अनुसार हो कि वो उसको समझ सके। और इसके बाद आ जाता है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में मातृभाषा एवं पर्यावरण के अध्ययन पर प्रमुख जोर दिया गया है। जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर, उसकी अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो वो मातृभाषा के से संबंधित उसमें ज्यादा जोर दिया गया, और पर्यावरण के अध्ययन पर, यानी कि बच्चा जो है पर्यावरण से जुड़ा रहे, इसके लिए भी, ताकि उसको एक शिक्षा है एक वो बोझ की तरह ना लगे, वो उसको रटना ना पड़े, तो इसके लिए क्या है, शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ा गया और मातृभाषा से भी जोड़ा गया। तो इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में समूचे देश के लिए एक आधारभूत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, यानी कि पूरे देश में जो है माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो माध्यमिक शिक्षा है वो पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए। वहां पे मातृभाषा को इतना स्थान न देके मुख्य हमारी 2 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपकी आ जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है शिक्षण विधि से संबंधित सुझाव। तो ये मेथड से, पेडागोजी से, आप विधियों से आप अच्छी तरह अवगत है, आप सभी को पता है कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं। लेकिन उस समय अगर हम सोचें कि उस समय जो हमारे समाज की जो स्थिति थी, देश जब हमारा गुलाम था, उसके बाद यानी कि आपको 47 से लेके 64 तक आपका कितना समय हो गया है, इस समय में हमने जो तरक्की की थी उसमें और कितना उसमें सुधार किया जाए हमारी शिक्षा में। उस समय जो सोच जो लोगों की थी उसमें, उस शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, उस शिक्षण विधियों में कैसे सुधार किया जाए, कैसे उसको रोचक बनाया जाए, बच्चों के अनुरूप बनाया जाए, बच्चों के जो मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके बुद्धि लब्धि का जो स्तर है उसको देखते हुए उसमें कौन कौन सी चीजें रखी जाएं जिससे बच्चों के लिए वो रोचक रहे और वो बच्चे उसको दैनिक रूप में भी प्रयोग कर सकें, उसका अनुप्रयोग करके कर सकें उन शिक्षण विधियों का, और नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान भी बच्चों को यानी कि जो छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, जो प्रशिक्षण जिनको दिया जा रहा है, उनको भी नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके बाद है अध्यापकों को शिक्षण से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए, यानी कि बच्चों को अगर अध्यापकों को अलग से नई विधि से पढ़ाना है तो उसके लिए जिन विधियों को पढ़ाने के लिए उनको जो सहायक सामग्री चाहिए वो सहायक सामग्री भी अध्यापकों को उपलब्ध करवाई जाए सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा और सरकार के द्वारा। क्योंकि जब अगर वो सामग्री हम बच्चों को, अध्यापकों को उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो वो उसको रोचक नहीं बना पाएंगे शिक्षा को, और जिससे बच्चे को उसको अपने प्रयोग में नहीं ला पाएगा, दैनिक जीवन के प्रयोग में वो बच्चे को उनको नीतियों को, विधियों को दैनिक जीवन में प्रयोग में नहीं ला पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा उद्देश्य है उनके चरित्र का विकास, उनका पूर्ण विकास, लोकतंत्र को प्रजातंत्र को बनाए रखना। विद्यालय शिक्षा के निरीक्षण से संबंधित सुझाव, यानी कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद्यालय शिक्षा में जो कोठारी आयोग के अंतर्गत जो विद्यालय शिक्षा है उसकी शिक्षा में निरीक्षण किसके द्वारा किया गया था, उसके लिए निरीक्षण के क्या क्या सुझाव दिए गए थे। तो इसमें निरीक्षण की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1-2 ऐसी कमेटी हो जो राष्ट्रीय स्तर पर और जो भारतीय शिक्षा सेवा जो है इस तरह की कमेटी बनाई जाए जो केंद्रीय स्तर पे निरीक्षण कर सके विद्यालयों का, कि जो सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा संविधान में जो परिवर्तन किए गए हैं, जो पाठ्यक्रम में चेंज किया गया है या जो उसके नियोजन की बात की गई है वो पूर्ण रूप से सभी विद्यालयों के द्वारा समय पर किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए निरीक्षण किया जाए और प्रत्येक राज्यों में राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा सेवा का गठन अथवा स्थापना की जाए। अब जो आप ये सभी देख रहे हैं कि राज्य बोर्ड, राज्य का हमारा अपने राज्य का अपना अलग से बोर्ड होता है,
तो ये सारी चीजें उस समय पर उपलब्ध नहीं थी, उस समय पर ये सारी चीजें नहीं आई थी। ये ही आयोग हैं, ये जो आयोग है, मेन मुख्य आयोग जो देश आजाद होने के बाद के आयोगों की बात की गई है आपके सिलेबस में, उससे पहले के जो आयोग थे उसकी बात आपके सिलेबस में नहीं, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो ये आयोग जो है, इन्हीं आयोगों की देन है कि आज हमारी जो शिक्षा है उसको इतने भागों में बांटा गया है, वो इतने सुचारू रूप से चल रही है। किस प्रकार हम अपने स्टेट लेवल के बोर्ड या सेंटर का बोर्ड अलग अलग दे सकते हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सारी किसकी देन है? वो सभी इन्हीं शिक्षा नीतियों की देन है, इन्हीं के काम करके, इन्हीं के द्वारा जो काम किया गया, जिसमें विदेशी विशेषज्ञ भी रहे थे, और हमारे देश के जो मेन कमेटी, जो आयोग के जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष रहे थे, जो कोठारी जी, DS कोठारी जी, उनके द्वारा भी, उनकी अध्यक्षता में ये जो सुझाव दिए गए। और निरीक्षण के संदर्भ में क्या है, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए, और निरीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षण एवं उसके साथ योग्य अनुभवी व्यक्तियों के माध्यम से किया जाए। यानी कि निरीक्षण ऐसा नहीं है कि उस कमेटी में किसी को भी रख दिया, जो अनुभवी लोग हैं उन्हीं को निरीक्षण में रखा जाए। अब इसके बाद आ जाता है शिक्षा के वित्त से संबंधित सुझाव, यानी कि उसके वित्त से संबंधित शिक्षा के लिए राज्यों के द्वारा, सरकार के, केंद्र के द्वारा पैसा दिया जाएगा या राज्यों के द्वारा पैसा दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, सरकार के द्वारा कुल बजट का कितना प्रतिशत भाग रखा जाए शिक्षा के ऊपर, ये सारी जो सुझाव थे, ये भी कोठारी आयोग के द्वारा ही निश्चित किए गए, और उन्होंने ही सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट के में कम से कम 6% का प्रावधान करे, और राज्य सरकार और अपने बजट के लिए शिक्षा के विकास के संदर्भ में और अधिक धनराशि प्राप्त की जाए। यानी कि राज्य सरकार भी इसमें अपने बजट को इसके ऊपर काम करेंगी, और शिक्षा के उचित विकास हेतु आय के स्रोत को बढ़ाने से संबंधित उपायों की खोज करना, यानी कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार हम जो हमारे जो विकास के जो सुविधाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनको किस प्रकार बढ़ाए। शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव, इसमें शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव में क्या है कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, और इस संदर्भ में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जाए। यानी कि शिक्षा जो है वो हमारे संपूर्ण राष्ट्र का विकास शिक्षा के द्वारा हो सकता है, तो शिक्षा को राष्ट्र का महत्व का विषय माना जाए। यदि आवश्यक हो तो शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए, जो राज्य सरकार इस संदर्भ में स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। यानी कि इसको प्रशासन को शिक्षा को अच्छे से चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई एक्ट बनाया जाता है तो वो भी इसके लिए बनाए और इसको सुचारू रूप से चलाएं। और इसमें क्या है, सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना की जाए, और शिक्षकों और प्रशासकों के बीच क्या है, स्थानांतरण की भी व्यवस्था की जाए। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन से संबंधित सुझाव, यहाँ पे आपका जो विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन संबंधी सुझाव, यानी कि यहाँ पे मूल्यांकन कैसे कैसे किया जाए इससे संबंधित भी सुझाव दिए गए, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। छात्राओं को मूल्यांकन पूरे वर्ष भर चलता रहना चाहिए। जो आपका निरंतर और जो सतत मूल्यांकन था, वो किस प्रकार आपको निरंतर मूल्यांकन आपकी जो ये इन्हीं आयोगों की देन है कि जो आपको इतना अच्छा सतत और निरंतर मूल्यांकन बना रहा है। इनकी सबकी सिफारिशें किसके द्वारा, 1964 में कोठारी आयोग के द्वारा मूल्यांकन के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर डाला गया था, और किस प्रकार इसको और अच्छा बढ़ाया जाए, अच्छे से किया जाए। जैसे बच्चों को जो आपका जो है एक रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन होता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाए, यानी कि समय समय की जो आपकी जो क्रियाएं होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। वो सारी चीजें इसमें उन सब चीजों पे फोकस किया गया है। और प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अंत में जिले के स्तर पर बाह्य परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि जब प्राथमिक शिक्षा का अंत हो जाए, प्राथमिक शिक्षा जब आपकी समाप्त होने वाली है, तो पूरे जो बोर्ड का नाम देते हैं, जो जिले स्तर पर होती है, आपको उसका भी ऐसी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। ये भी किसकी देन है, हमारे इन्हीं आयोगों की देन है, जिसमें कोठारी आयोग ने हर क्षेत्र के ऊपर अपना काम किया था। जबकि इससे पहले जो आयोग आए थे, उन्होंने किसी ने माध्यमिक शिक्षा पे काम किया था, किसी ने उच्च शिक्षा पे।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोठारी आयोग ने हर पहलू को छुआ और उसके ऊपर अपने विचार दिए और अपने सुझाव दिए।